हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि देशी रियासतों का भारत में कैसे विलय हुआ, इसके पीछे क्या कारण था और किस रियासत को कैसे भारत में विलय किया गया। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद आज फिर एक अगला टॉपिक को देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आज का तो टॉपिक यही है कि देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ। इसके पहले मैं भारत की अनुसूची और विदेशी स्रोत, भारत की संविधान सभा और प्रस्तावना से संबंधित वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आपको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे है ये समझ में आएगा। और नहीं भी देखे हैं वो सब वीडियो तो कोई बात नहीं है, ये चूँकि एक अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो भी समझ में आएगा, लेकिन वो देख लेने के बाद ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। तो देशी रियासतों का भारत में कैसे विलय किया गया, इससे संबंधित हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया और इसमें यह देखा गया कि कौन कौन से देशी रियासत, जब भारत आज़ाद हुआ था 1915 अगस्त 1947 में, तो उस समय जो तत्कालीन राज्य था, तो उस समय भारतीय राज्य में रियासतों की जो संख्या था वो टोटल 500 के करीब था। यानी कि उस समय 500 देशी रियासत थे। तो 500 देशी रियासत है जिसमें तो अधिकतर तो समस्या अधिकतर का तो सॉल्व ही हो गया था, लेकिन जो मेन था वो यही 2-3 गो था। जैसे एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था और एक जम्मू कश्मीर रियासत था। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये चीज़ को देखिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो पहला कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह। देखिए, ये जो जूनागढ़ रियासत है, यहाँ हिंदू बहुल्य रियासत था। हिंदू बहुल्य रियासत। हिंदू बहुल्य रियासत का मतलब होता है कि यहाँ पर हिंदू का संख्या ज़्यादा था और मुस्लिम की संख्या कम था। लेकिन सबसे खास बात ये था इसमें कि सबसे ज़्यादा हिंदू यहाँ पर बहुल्य जनसंख्या था, हिंदू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा था, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो था मुस्लिम। वो था क्या? मुस्लिम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू की जनसंख्या था लेकिन राजा मुस्लिम था। तो वो चाहता था कि राजा चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन वहाँ के जो प्रजा था, वहाँ के जो जनसंख्या था, जो हिंदू थे, उन लोग चाहते थे कि नहीं, हम हिंदू देश अर्थात भारत में ही, अर्थात हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो अंततः क्या होता है कि राजा को मानने पड़ता है बात, और जनमत संग्रह, माने जन मतलब होता है लोग के मत के अनुसार, जन मतलब होता है लोग और मत मतलब मत। तो चूंकि यहाँ हिंदू ज़्यादा थे इसलिए हिंदू का मत ज़्यादा था। तो जन मतलब होता है लोग और मत मतलब होता है अपना मत देना। तो इस तरह से जो जूनागढ़ था उसको जनमत बोले कि आदमी के मत के अनुसार, वहाँ के जनता के मत के अनुसार भारत में मिला लिया गया। अब हैदराबाद के क्या बात रहा था, तो जिस समय 500 देशी रियासत थे उस समय, उसमें सबसे बड़ा जो रियासत था वो हैदराबाद था। उस समय सबसे बड़ा रियासत हैदराबाद था। और हैदराबाद का खास बात ये था कि वह न तो भारत के साथ रहना चाहता था और न ही वह पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। न तो यह भारत के साथ रहना चाहता था और न ही किसके साथ रहना चाहता था, पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। इसका मानना यह था, इसका कहना यह था कि हम एक अलग ही स्वतंत्र देश बने। हैदराबाद का सोचना यह था कि वो चाहता था कि ये अलग
एक स्वतंत्र मुल्क बने, स्वतंत्र देश बने। अतः यह न तो जम्मू कश्मीर के पक्ष में था और न ही भारत के पक्ष में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको कहा गया कि भाई आप एक चीज़ चुन लो, चाहे तो आप भारत में रहो या तो फिर पाकिस्तान में रहो, आप स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, आपको स्वतंत्र नहीं बनाया जाएगा। फिर भी वो नहीं माना तो क्या हुआ कि उस पर पुलिस कार्रवाई किया गया और पुलिस के माध्यम से लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस कार्रवाई किया। तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से फिर हैदराबाद को ज़बरदस्ती करके मिला लिया गया। तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से किसको मिलाया गया था? तो हैदराबाद को मिलाया गया था, ज़बरदस्ती मिलाया गया था। एक था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के क्या कहानी है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो कहानी है, ये जो रियासत था यह मुस्लिम बहुल रियासत था। यह जो था रियासत मुस्लिम बहुल रियासत था, मुस्लिम बहुल रियासत। लेकिन यहाँ जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। वो कौन से राजा थे? हिंदू राजा, जिनका नाम था, उनका नाम क्या था? तो हरि सिंह नाम था। उसका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह, हरि सिंह उनका नाम था। तो इनको दोनों तरफ से क्या था कि इनवाइट मिल रहा था। जैसे भारत में बोल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे थे कि आप मेरे दने मिल जाओ, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे कि आप मेरे दने मिल जाओ। तो ये इसमें निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आखिर हम जाए तो किस साइड जाए, भारत दने जाए या फिर पाकिस्तान की तरफ जाए। ये निर्णय नहीं ले पाते हैं और यही सब सोच में रहते ही हैं कि उधर से जो पाकिस्तान है इन पर आक्रमण कर देता है। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। तब वहाँ से हरि सिंह जो है भागे भागे आते हैं भारत के पास और भारत के पास कहते हैं कि हम आपके तरफ से रहेंगे, आपके मुल्क का हिस्सा बन के रहेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि बोला कि हम आपके दर रहेंगे, लेकिन उसमें भी हमको कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरा करना होगा। तो उसी जो शर्त है उस पर एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और उसी में निकल करके आता है 370, जो अभी मोदी सरकार द्वारा उसे तोड़ दिया गया है 370 को। तो यही जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, यहीं से 370 निकल करके आया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर केंद्र सरकार क्या सकता था? रक्षा का कर सकता था, संचार का कार्य कर सकता था, ये सब का कार्य कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद जो और भी काम होता है, जैसे वहाँ पर दूसरा आदमी रह नहीं सकता था, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ के लड़की से शादी नहीं कर सकता था। इंडिया के आदमी वहाँ के लड़की से शादी नहीं कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के लड़का जो है जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता था और अभी भी करता है। चलिए, तो ये तो कुछ और बात है। ठीक है, वहाँ पर आप घूम नहीं सकते थे, वहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते थे, वहाँ पर जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो वहाँ पर 2 झंडा फहरता है। एक तो जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा और दूसरा भारत का झंडा। तो ये सभी जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। तो वही बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर एक चीज़ लिखवा करके गया था, यानी कि विलय पर हस्ताक्षर करवा करके गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ याद हो गया होगा, इसके पीछे कौन से कारण था, कैसे जोड़ा गया था, ये सभी है। तो जूनागढ़ को जनमत के अनुसार, हैदराबाद को डायरेक्ट पुलिस कार्रवाई के अनुसार, और जम्मू कश्मीर का जो रियासत है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत में मिलाया गया था। जो जम्मू कश्मीर के क्यों मिलाया गया था भारत विलय पत्र द्वारा? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए, भारत में उसका ज़्यादा मान होगा या पाकिस्तान में मान होगा।
तो वही सब के चलते भारत वाला उसको 370 दर्जा दिया और उसके तहत तो बताया कि आपको ये चीज़ जो है छूट मिलेगा, आप इस चीज़ के लिए कहलवाए। यहाँ भी देखिए जैसे कहा जाता है कि भारत एकल नागरिकता है, भारत एकल नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहाँ दोहरी नागरिकता हो जाता है, एक केंद्र सरकार का एक राज्य सरकार का, वहाँ के अलग नागरिकता रूल चलता है। तो ये रहे कुछ फैक्ट्स देशी रियासतों का भारत में विलय का, देशी रियासतों का भारत में विलय। अब हम लोग चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जो अब की जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग मौलिक अधिकार देख लेते, फिर उसके बाद नागरिकता देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किस भाग में है, किस अनुच्छेद तक है ना, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है, ये सभी का डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मौलिक अधिकार के पेज पर, जो आप देख पा रहे होंगे मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा, हम बताए हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन निकल जाता है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। कितने भाग में है? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसमें तो क्वेश्चन आ गया कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में। कितने अनुच्छेद में? तो 12 से 35 तक अनुच्छेद है। और कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार का जो शब्द है, वो शब्द लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों में, यहाँ देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, है ना। कहता है कि मौलिक अधिकार में यदि आपको संशोधन करना है तो मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात जब लगेगा। जैसे राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो उसमें जीवन और व्यक्तिगत के जो स्वतंत्रता होता है वो 2 को छोड़ दिया जाता है और अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। जब राष्ट्रीय आपात लगता है, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, तो 2 जो मौलिक अधिकार है, जैसे जीवन और व्यक्तिगत जो मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, वो 2 को छोड़ दिया जाता है और अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी को स्थगित कर दिया जाता है। किया जा सकता है, वो तो निर्भर करेगा। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। जब संविधान निर्मित हुआ था 1949 में, 1949 में निर्मित हुआ था, लागू हुआ था 1950 में। तो जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय जो मौलिक अधिकार की संख्या थे वो 7 था। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार 7 थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसमें एक जो है संपत्ति का अधिकार भी था। तो उस संपत्ति के जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे भाग 3 से हटा करके अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसका देखिए संपत्ति का अधिकार पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में या 19 के ए में, लेकिन अब इसको हटा करके 300 के ए में रखा गया है। सबसे पहले किस में था? अनुच्छेद 31 या 19 के क, लेकिन अब इसको हटा करके रख दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नोट कह रहा है कि 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, तो 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल ने किया था, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अधिकार की मांग किया था। तो कांग्रेस एक घोषणा पत्र था, उसमें क्या किया था? तो अधिकार की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है, और जो मूल अधिकार का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो JL नेहरू ने। कौन प्राप्त किया था? JL नेहरू। तो कह रहा है
यहाँ से कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो मूल प्रारूप तैयार किया किसने था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार तो 1235 तक हो गया, और मौलिक अधिकार पहले 7 था, जिसमें से एक संपत्ति को अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है, और वो भी कानूनी अधिकार पर रखा गया है, विधिक अधिकार पर रखा गया है। तो इस तरह से 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार तो चले गए, तो बाकी बचे 6। तो अब वो 6 जो मौलिक अधिकार है 6 गो, वो मौलिक अधिकार कौन कौन है और उनका अनुच्छेद कितना से कितना में वर्णन किया गया है, ये सभी के बारे में हम लोग अब नीचे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है समता या समानता का अधिकार है। फर्स्ट है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि समता या समानता का अधिकार, तो समता या समानता तो 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कितना हो गया, 19 से 22 है। और जो शोषण का जो अधिकार है वो 23 से 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, 23 से 24। तो पहला जो है समता या समानता का अधिकार 14 से 18, और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है आपका 19 से 22, और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार दिया गया है वो दिया गया 23 से 24 में। अब आते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 में है। ये थोड़ा आपको लोग को भारी पड़ेगा, लेकिन 2-3 बार यदि आप पढ़ लीजिएगा लगातार तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है 14 से 18 समता समानता, दूसरा क्या है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 30 के बीच। और जो संस्कृत है, संस्कृत नहीं संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार दिया गया है 29 से 30 में दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो एक चीज़ हम लोग फिर से देख लेते हैं कि समता या समानता कब से कब तक है, 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार देखा जाए तो 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। तो हम लोग अभी देखें कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख कब से कहाँ से कहाँ तक किया गया, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, वो हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है पूरा वीडियो ना बन पाए पूरा मौलिक अधिकार का, लेकिन हम अभी और एक वीडियो देखेंगे, उसमें प्रयास करूँगा कि मौलिक अधिकार क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आ गए समता या समानता के अधिकार में। जो पहला हमारा था समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 54 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक था। तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, अब ये सबको देखिए। अनुच्छेद 14 में बोल रहा है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, ये तो यहीं से डायरेक्ट देता है कि विधि के समक्ष समता कितने अनुच्छेद में, तो 14 में, या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। इसका यह अर्थ यह हुआ, जो विधि के समक्ष समता है इसका अर्थ यह हुआ कि यह राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा एक समान उस पर लागू करेगा। विधि मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो बोल रहा है कि राज्य कानून बनाना, तो राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून बनाएगा और एक समान उस पर क्या करेगा, लागू करेगा, चाहे वह राजा हो, गरीब हो, रंक हो, भिखारी हो, कुछ भी हो। 15 में बोल रहा है, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 15 में क्या, धर्म, जाति, लिंग है ना, या जन्म के आधार पर भेदभाव किया गया है।
राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया गया। तो अनुच्छेद 15 यही कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल, है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो यदि आप सरकारी नौकरी कर फॉर्म भर रहे हो तो सरकारी नौकरी में सबको एक समान छूट दिया जाए, यही जो है अनुच्छेद 16 में लिखने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में क्या है, अवसर की समानता। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है ना। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। देखिए, तो अनुच्छेद 16 में बोलता है, अनुच्छेद 16 में बोलता है समता का अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि लोक नियोजन के विषय को अध्ययन करना है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सरकारी जो नौकरी का फॉर्म निकलेगा उसमें सबको बराबर छूट दिया जाएगा। लेकिन इसके में भी अपवाद हो जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। चलिए अनुच्छेद 17 देखते हैं। बोल रहा है अस्पृश्यता का अंत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये से देता है कि अस्पृश्यता का अंत कितने अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता जो है उसके उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत दिया गया है। जो सेना या विधा संबंधित सम्मान के लिए जो भी कोई पुरस्कार दिया जाता है या उपाधि दिया जाता है वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता था। लेकिन अब राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि स्वीकार। पहले था आदमी कि जिसको मन जो जिसको देना चाहता था उसको दे देता था उपाधि। लेकिन अब क्या हो गया कि आप किसी से भी उपाधि न तो ले सकते न तो दे सकते हैं। आपको इसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। और अनुच्छेद 19 बोल रहा है कि भारत सरकार भी जितने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सेना जितने भी पुरस्कार हैं आदि सभी के सभी जो है अनुच्छेद 18 के तहत ही जितने अब हम बोले वो सभी के सभी का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हम इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अनुच्छेद अभी बहुत है, 35 तक हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोग 18 ही देखे हैं। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो वीडियो होगा उसमें मौलिक अधिकार का सेकंड चैप्टर आएगा, उसे पूरा बता दिया जाएगा। और तीसरा दिन जो आएगा उसे मौलिक अधिकार संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग, या वन लाइनर क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आज भर हम इतना ही देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोग के कुछ त्रुटि या आप लोग के कुछ समझ में दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट पढ़ करके आप लोग का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।